चलिए जहां तक हुआ है वहां से आगे, जहां तक हुआ है वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, देख सॉल्व किए हैं। ये वाला कितना आ रहा है? 2.5। एक और था ना जी, अच्छा हो गया था, यही दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया गया था आपको कि 2.5 केजी द्रव्यमान का एक गेंद ए किसी दूसरे गेंद बी के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता है। तो हम लोग लिए थे कि मान ली कि ये गेंद ए हो गया और इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 2.5 केजी और ये कुछ वेग u1 से मूव करता होगा। इसके जस्ट आगे है एक पिंड बी है जिसके साथ यह टक्कर करेगा और इसका द्रव्यमान हम नहीं जानते हैं, ये निकालना है। क्लियर है बालक? अब क्या कर रहा है कि टक्कर के बाद गेंद ए पहले की दिशा में, पहले की दिशा मतलब जिधर चल रहा था उधर ही, पहले की दिशा में अपने प्रारंभिक चाल के 1/5 चाल से गतिशील है। तो आपने बोला कि सर ये अपने प्रारंभिक चाल के 1/5 चाल से, ए के बारे में बात हो रहा है। तो प्रारंभिक चाल को अगर हम लोग u मान ले तो ये प्रारंभिक चाल का, ध्यान देंगे, टक्कर के बाद वाला वेग क्या होता है? v होता है। तो अपने प्रारंभिक चाल का 1/5 चाल से ये गतिशील है और ये किस में है? विराम अवस्था में, जिससे टक्कर कर रहा है। हमको बताना है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा जिसके साथ टक्कर किया है। तो ये बताइए, टक्कर के बाद इसका चाल अपने प्रारंभिक चाल का 1/5 हो गया, तो बढ़ा है कि घट गया है? घट गया है। भाग में आने का मतलब वैल्यू कम हो गया, गुना में रहता तब आप बोलते कि तो ज्यादा हो गया है। तो आपको बताया गया था कि आप v1 वाले सूत्र से निकालिए, सूत्र से गिवन डेटा आपको दिख रहा होगा। v1 बराबर क्या पढ़े हम लोग? u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 m1 प्लस m2, यही है ना वाला। v1 इक्वल टू, तो देखिए v1 का वैल्यू वहां से हम लोग लेंगे u/5 और आपने बोला कि u1 इक्वल टू u है। कोई कहेगा सर हम केवल u1 ही ले लेंगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि वो तो कैंसिल होने वाला है। आप केवल u1 भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, वही रिजल्ट आएगा। u1 का वैल्यू कितना है? u है m1 माइनस m2, तो एक तो दिया हुआ है 2.5 माइनस m2 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू दिया है ना हमारे पास, ये हो जाएगा 2.5 प्लस m2। इसको 0 लिख दिया जाए, क्योंकि ये 0 है तो e जब 0 होगा तो टोटल 0 हो जाएगा। अब हमको यही सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं u से u कैंसिल हो जाएगा। जब u से u आप कैंसिल करेंगे तो इधर बच जाएगा 1/5, इधर बच जाएगा 2.5 माइनस m2 अपॉन 2.5 प्लस m2। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये जब टोटल 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा। अब इधर कर दीजिए, इधर जब गुना कीजिएगा तो 12.5 होगा और इसके साथ करेंगे तो कितना होगा? 5m2। अब देखिए -5m2 को इधर ला दीजिए ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो इधर लाइएगा तो एक पहले से है 5 आ गया तो 6m2 लिख दे और 12.5 है, इसको उठा के इधर लाइए तो 12.5 में से 2.5 घटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर 12.5 और जब ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव 2.5। अब ये 6m2 बराबर कितना वाला? तो 10 हो गया। m2 हमको निकालना था, तो m2 जब निकालेंगे तो ये हो गया 10/6
कैंसिल करा दिया जाए तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 3, 1.66 kg। पूरा तो नहीं कट रहा होगा। चलिए तो यही है बालक आपका, मतलब जिसके साथ टक्कर ही मारा वो कितना द्रव्यमान का था 1.66 kg। कितना आदमी का आया हुआ है इतना आंसर? बस, बाकी लोग प्रयास नहीं किए हैं। बहुत अच्छा, इसी तरीके से प्रयास नहीं कीजिए, बनाइए। तुम्हारा कितना रहा था? 2.5 जानते हैं कब आता है? जब उसका वेग बराबर रहता तब। ज्यादा है नहीं, हो गया बालक। चलिए तो एक और टॉपिक बचा हुआ है। हटा इसको, आगे सॉल्व कर लेना होगा। M2 निकालिएगा तो क्या होगा 10/6 होगा 1.66। हो गया। हटा दिया जाए। चलिए तो अगला टॉपिक का नाम है प्रत्यावस्थान गुणांक। ये लिख लो, नहीं लिखना, लिख। चलिए कंप्लीट कर लिए, हेडिंग दिया जाए। प्रत्यावस्थान गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। प्रत्यावस्थान गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हो गया बालक। तो सवाल ये है कि सर प्रत्यावस्थान गुणांक होता क्या है, किसको हम लोग प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं? तो ध्यान देंगे, प्रत्यावस्थान गुणांक एक नियतांक है जिससे हम लोग टक्कर के प्रकार को पहचानते हैं। ये कौन सा टक्कर है? प्रत्यास्थ टक्कर है, अप्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। तो टक्कर की प्रकृति को पहचानने के लिए इस गुणांक का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बालक? अब इन निकालते कैसे हैं? तो दो तरह का वेग है आपका, एक है टक्कर के पहले, एक टक्कर के बाद। तो ये उन्हीं वेगों का अनुपात होता है। ठीक है, ये जो होता है उन्हीं वेगों का अनुपात होता है। लेकिन आपेक्षिक पद में, आपेक्षिक पद का मतलब होता है कि आप ज्यादा में से कम वाले को घटाकर उसका फाइनल डायरेक्शन बताइए। याद कीजिए अपेक्षिक वेग हम लोग पढ़े थे। दूसरा, हम लोग उछाल की ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए हम 10 मीटर से गिराए, 4 मीटर उछला। ठीक है, तो 2 को ऊंचाई मिल गया, एक जो हम गिराए
एक जो ये रिबाउंस किया दोबारा उछला है, उस ऊंचाई से भी इसको निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना होगा, लिखेंगे प्रत्यावस्थान गुणांक, प्रत्यावस्थान गुणांक, प्रत्यावस्थान गुणांक एक प्रकार का नियतांक है, एक प्रकार का नियतांक है, एक प्रकार का नियतांक है जो टक्कर की प्रकृति को, जो टक्कर की प्रकृति को बतलाता है, जो टक्कर की प्रकृति को बतलाता है, जो टक्कर की प्रकृति को बतलाता है। इसे निम्न प्रकार से, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। हो गया वाला। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे दो पिंडों के, पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा दो पिंडों के टक्कर के बाद, दो पिंडों के टक्कर के बाद, टक्कर के बाद अलगाव का वेग, टक्कर के बाद अलगाव का वेग, अलगाव का वेग तथा टक्कर के पहले, तथा टक्कर के पहले, तथा टक्कर के पहले उपगमन वेग, तथा टक्कर के पहले उपगमन वेग के अनुपात को, उपगमन वेग के अनुपात को, उपगमन वेग के अनुपात को प्रत्यावस्थान गुणांक, उपगमन वेग के अनुपात को प्रत्यावस्थान गुणांक कहा जाता है, प्रत्यावस्थान गुणांक कहा जाता है, प्रत्यावस्थान गुणांक कहा जाता है। इसे, इसे स्मॉल ई द्वारा, सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसे स्मॉल ई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल ई द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया बालक। तो ध्यान देंगे, आप जो अलगाव का वेग लिखे हैं ये टक्कर के पहले होगा कि टक्कर के बाद? अच्छा ये बताइए, अलग आदमी टक्कर के पहले होगा कि टक्कर के बाद होगा? टक्कर के, क्लियर है? टक्कर के पहले हम क्या करेंगे, नजदीक जाएंगे तब ना टक्कर होगा। तो नजदीक जाकर टक्कर कीजिएगा तो उसका नाम क्या होगा, उपगमन वेग। और टक्कर के बाद आप अलग हो गए तो उसको पृथक्करण वेग भी कहा जाता है। पृथक मतलब अलग कर देना। तो देखिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि E बराबर, तो आप कहिएगा कि सर पृथक्करण वेग भी लिख सकते हैं, अलगाव तो लिखवाइए दिए हैं, और एक होगा उपगमन वेग। अब देखिए इंग्लिशों में इसका नाम है, इसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच पहुंच होता है, आप किसी के नजदीक जाते हैं तो अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब बताइए क्या इसको v2 माइनस v1 लिख सकते हैं? और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, u2 माइनस u1। बिल्कुल गलत। ये बताइए ज्यादा u2 था कि u1 था? u1 ना ज्यादा था, लिखवाया था ना कि u1 ग्रेटर देन, तो ज्यादा मैंने से कम घटाइएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे u2 माइनस u1 देखा देखी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि टक्कर के बाद दूसरा का वेग ज्यादा हो जाता है जिसमें आप टक्कर मारते हैं। लेकिन इस केस में
टक्कर होने के लिए बताए थे कि U1 क्या होना चाहिए, U2 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है। एक इसके बगल में एक और ले लेते हैं, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। अब कहिए ई क्या लिख दिए तो समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करें। हो गया बालक। तो यहाँ पे ये सब से तो हम लोग परिचित हैं, U1 U2 V1 V2 ये सब जानकारी है ना बालक। ये तो पढ़े हैं कि टक्कर के पहले का वेग लीजिएगा तो U1 U2 लेंगे, टक्कर के बाद वाला वेग लीजिएगा तो V1 V2। अब इसमें दो ऊंचाई है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा कि सर एक है आपने स्मॉल h लिया है, एक आपने कैपिटल H लिया है, तो दोनों के बारे में लिखेंगे। स्मॉल h के बारे में लिखा जाए, नीचे से ऊपर की ऊंचाई, नीचे से ऊपर की ऊंचाई, नीचे से ऊपर की ऊंचाई या उछाल की ऊंचाई, या उछाल की ऊंचाई, या उछाल की ऊंचाई। और कैपिटल H बराबर लिखेंगे, कैपिटल H बराबर लिखा जाए पिंड का ऊंचाई, पिंड का ऊंचाई या ऊपर से नीचे की ऊंचाई, पिंड की ऊंचाई या ऊपर से नीचे की ऊंचाई। हो गया वाला। हम लोग इसको समीकरण का भी नाम दे सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब सवाल ये है कि सर ये क्या लिखवाए हैं, उछाल की ऊंचाई। तो हम एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो गिराएं तो 7 मीटर तक उछला। तो अब बताइए कि उछाल का ऊंचाई जो नीचे से टकरा के आएगा उसको ना लेंगे जी, जो टकरा के वापस उछलेगा वो उछाल की ऊंचाई होगा। तो अगर हम 10 मीटर से गिराए हैं तो याद रखिएगा ये बड़ा वाला h हो गया, और जितना वो रिबाउंस किया है, उछाल किया है, वो छोटा वाला ऊंचाई हो जाएगा। तो आपने बोला कि सर 7 मीटर उछला है, तो क्या ले लेंगे 7 मीटर। तो ये दोनों क्लियर है। बड़ा वाला h क्या है, तो जितना ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं। छोटा वाला h क्या है, तो जितना ऊंचाई तक वो उछला है टकराने के बाद। लिखेंगे इसके नीचे समीकरण 1 की मदद से, समीकरण 1 की मदद से प्रत्यावस्थान गुणांक का मान, समीकरण 1 की मदद से प्रत्यावस्थान गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 1 की मदद से प्रत्यावस्थान गुणांक का मान, प्रत्यावस्थान गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्यावस्थान गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। हो गया वाले। चल अब नोट में समझते हैं, नोट में कुछ लिखा जाए तो देखिए नोट नंबर 1 में हमने क्या लिखा, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ध्यान देंगे बालक, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए अगर पूछा जाए कि सर ई तो पढ़ लिए,
अब ये बताइए कि आप बोले हैं कि नियतांक होता है, तो हम कैसे मालूम चलेगा कौन सा टक्कर है? तो लिख दे रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन को हल करने के पश्चात और एक चीज बता दे, मात्रक हीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? तो हमको ये बताइए कि वेग में से वेग घटाइएगा तो वेग निकलेगा, तो मीटर प्रति सेकेंड। नीचे वही है, वेग में से वेग घटाएंगे तो वेग निकलेगा, तो दोनों कट गया तो क्या हो गया? तो ये मात्रक हीन और बीमा, खाली नंबर रहेगा, एगो संख्या रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, उसके बाद लिखवाएंगे नोट में। तो ये हो गया बालक। अब इसमें सेकेंड पॉइंट लेते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई जो होगा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, मतलब 1 से छोटा लेकिन 0 से तो एक चीज और ध्यान देना होगा, सर ई का मान आप लिखे हैं कि 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ऋणात्मक नहीं होता है? तो बिल्कुल ऋणात्मक नहीं होगा, ये धनात्मक होता है। लेकिन याद रखेंगे इसका अधिकतम वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 से ज्यादा नहीं। तो लिख लिया जाए तीनों को नोट में। हो गया बालक? चलिए, हमको ये बताइए कि अगर आपके सामने लिख दिया गया E बराबर 0.7, कौन टक्कर है? कौन टक्कर है बालक? अगर लिख दिए 0.1.6 इक्वल टू 1.6, कौन टक्कर है? सर ई क्या लिख दिए सर? तो याद रखेंगे इसका नाम है विस्फोटी टक्कर। मुख्य प्रकार में नहीं है, मुख्य तो हम लोग का 3 ही है, लेकिन सर ज्यादा हो गया तो याद कीजिए को नोट में लिखवाए थे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसका ही तीनों के लिए वैल्यू तो 1 और 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, हम लिख दिए E इक्वल टू 1। अब बताइए 0 लिख दिए, 0.95 लिख दिए। ठीक, नोट नंबर 2 ये हो गया ना? चलिए नेक्स्ट। तो पीछे कितना हुआ? 3 नोट हुआ था, देख लीजिए पीछे 3 हुआ था। लिखेंगे 4 करके। प्रत्यावस्थान गुणांक, प्रत्यावस्थान गुणांक एक मात्रकहीन, प्रत्यावस्थान गुणांक एक मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। प्रत्यावस्थान गुणांक एक मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। हो गया बालक? एक क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखेंगे एक गोलाकार गेंद, एक गोलाकार गेंद
64 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक गोलाकार गेंद 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है एवं गिराने के पश्चात गेंद 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक गेंद 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उछलता है, गेंद 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उछलता है। अतः प्रत्यवस्थान गुणांक का मान एवं टक्कर की प्रकृति ज्ञात करें। हो गया बालक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गेंद को हमें कितना ऊंचाई से गिरा रहे हैं जी। तो आपने बोला कि सर ये गेंद हो गया और हम ऊपर से गिरा रहे हैं इसको, तो ये जो है एच ले लेना बड़ा वाला, क्योंकि 2 एच चाहिए। और यहां से जब टकराया तो टकराने के बाद यहां तक उछल रहा है। अब हमने बोला कि ये उछाल का ऊंचाई हो गया, नहीं बन जाएगा, 2 ऊंचाई चाहिए। एक बड़ा वाला हो गया 64 और एक छोटा वाला हो गया 36। तो हमको क्या बताना है, ई। तो अभी तो अंडर रूट में बताए हैं कि प्रत्यवस्थान गुणांक क्या होता है, ई इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा। तो आपका ये 36 है, 64, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। चलिए तो बताइए डेसिमल में कितना होगा, 0.75। नहीं भी डिवाइड कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने से भी मालूम चल रहा है कि 1 से कम है। हमको तो यही देखना है ना कि 0 और 1 के बीच में है कि नहीं। तो आप बताइए कि वैल्यू 0.75 हो गया, तो टक्कर का प्रकृति बता सकते हैं, कौन सा टक्कर है, अप्रत्यास्थ। यहाँ लिख लेंगे। हो गया वाला। चलिए कोई दिक्कत बालक। अभी V1 V2 वाले से भी बन जाएगा, ठीक है। अगर डाटा दिया जाए तो उससे भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि दो फार्मूला हमारे पास है। चलिए थ्योरी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और अब थ्योरी में क्या पढ़ना है, तो एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बाद उभयनिष्ठ वेग का व्यंजक, ठीक है। ये हो गया, पहले हटा इसको। ध्यान देंगे, हमको पढ़ना है एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बाद उभयनिष्ठ वेग का व्यंजक। सवाल ये सर ये क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए डायग्राम समझ में आ जाएगा। हमने बोला कि मान लीजिए कि मेरा पिंड A है और ये u1 वेग से गतिशील है,
ये पिंड बी है, ये U2 वेग से गतिशील है। आगे चल के दोनों के बीच टकराव होता है, टक्कर होता है, और टक्कर के बाद ये दोनों पिंड एक साथ एक ही दिशा में एक ही वेग से चलना शुरू कर दिए। मतलब V1 का वैल्यू भी उतना ही है और V2 का वैल्यू भी उतना ही है। तो हम अलग अलग नहीं लिख के VA नहीं लिख देंगे, दोनों का एक है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा सर इसमें क्या हुआ है, तो V1 बराबर V2 बराबर V हो गया है। तो यही बताना है कि टक्कर के बाद इन लोग का वेग है उभयनिष्ठ वेग। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, जो आपका वेग जो मेरा वेग, जब दोनों का वेग एक जैसा होगा तो क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ वेग। तो यही बताना है कि सॉरी टक्कर के बाद ये वेग पीछे निकालेंगे, तो इसी के लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। कोई दिक्कत बालक? अब एक चीज और बता दे, इसमें ऊर्जा का हानि होता है, एनर्जी लॉस भी करता है। मान ली कि हमारा एनर्जी ज्यादा था, कोई आके मार दिया टक्कर, या एनर्जी कम था आके मार दिया टक्कर, तो ये बताइए कि जब ये टक्कर मारेगा तो इसका तो एनर्जी घट जाएगा। याद है कि आपने बोला था कि सर टक्कर के बाद V2 ज्यादा हो जाता है, V1 कम हो जाता है, तो इसका मतलब कि इसका एनर्जी लॉस हो गया। तो एनर्जी लॉस तो इसका हुआ है, लेकिन वो ट्रांसफर कहाँ हुआ है, तो कहिएगा कि इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्यों? ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप है, ध्वनि भी ऊर्जा का रूप है, और प्रकाश भी। कोई दिक्कत समझने में? चलिए तो हेडिंग दिया जाए। हेडिंग देंगे एक विमीय, हेडिंग देंगे एक विमीय पूर्णतः है, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद, एक विमीय पूर्णतः है अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद, अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद दोनों पिंडों के, टक्कर के बाद दोनों पिंडों के उभयनिष्ठ वेग का व्यंजक, दोनों पिंडों के उभयनिष्ठ वेग का व्यंजक, दोनों पिंडों के उभयनिष्ठ वेग का व्यंजक एवं गतिज ऊर्जा में हानि का, एवं गतिज ऊर्जा में हानि का व्यंजक, एवं गतिज ऊर्जा में हानि का व्यंजक। तो देखिए एक तो छोटा है उभयनिष्ठ वेग वाला, लेकिन गतिज ऊर्जा वाला थोड़ा सा ज्यादा है बालक। समझिए कि 5 नंबर हो जाता है। कैसे V1 V2 निकलवाए थे उसी तरीके का वो भी हो जाता है। ठीक है, तो देखा जाए कि करके तो क्या निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन वेलोसिटी, expression of common velocity and energy loss in a one-dimensional perfectly inelastic collision। लिख लिया जाए। क्या क्या निकालना है, तो कॉमन वेलोसिटी एंड एनर्जी लॉस। और इसको थोड़ा सा गतिज ऊर्जा लिखे है ना, देख लीजिए। तो गतिज ऊर्जा लिखे है ना, तो आप कहिएगा एनर्जी लॉस लिखे हैं किस फॉर्म में होता है, तो काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी लॉस इन वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस इन वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। अब हमको ये बताइए कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर आप हेडिंग दिए हैं,
तो इसमें ऊर्जा कम होता है कि ज्यादा होता है? तो आप कहिएगा सर बराबर तो एके में होता है, ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है। बराबर तो एके में होता है, किस में? प्रत्यास्थ में। उसको पूर्णतः प्रत्यास्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्सर्जित होगा विस्फोटी टक्कर में। ठीक है, लेकिन ये जो आपने हेडिंग दिया है एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस का मतलब ये हुआ कि जब दो पिंड टकराते हैं तो उनका ये जो गति के कारण, ध्यान देंगे, गति के कारण जो उनके बीच टक्कर होता है, तो टक्कर में ऊर्जा का हानि बिल्कुल होता है। ठीक है, लेकिन उसका रूप अलग होता है, जो कि अभी बताया, ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मा, किसी भी रूप में हो सकता है। यही एनर्जी लॉस कर देता है। ठीक है ना, तो एगो 20 से चलता है, एगो 10 से, तो टकराने के बाद तो 30 से चलना चाहिए, लेकिन वो 30 से नहीं चलता है, सब वो कमे से चलता है। रीजन क्या है कि एनर्जी लॉस कर गया है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब लिखा जाए इसके बारे में। हमको ये बताइए कि किसी के साथ टकराने के लिए कौन पिंड चाहिए? अकेले रहेगा तो कहां टकराएगा? एक हाथ से ताली कैसे बजाया जाएगा? दीवार में बजाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और ले लिए ना, दीवार ले रहे हैं ना, बिना दूसरा पिंड का तो आप बजा नहीं सकते। तो उसी तरीके से टक्कर जो होगा वो दो पिंड के बीच में होगा, एक पिंड का तो टक्कर हो नहीं पाता है। तो याद रखेंगे सर, पहले तो टक्कर के लिए दो गो पिंड लेना पड़ेगा। तो जब दो गो पिंड लीजिएगा तो द्रव्यमानों ले लीजिएगा, कितना, और वेगो ले लीजिएगा, कितना लिखेंगे। माना कि M1 तथा M2 द्रव्यमान के, माना कि M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो पिंड, माना कि M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो पिंड U1 तथा U2, दो पिंड U1 तथा U2 प्रारंभिक वेग से, U1 तथा U2 प्रारंभिक वेग से, U1 तथा U2 प्रारंभिक वेग से किसी सरल रेखा में, प्रारंभिक वेग से किसी सरल रेखा में गतिशील है, प्रारंभिक वेग से किसी सरल रेखा में गतिशील है, जहां U1 ग्रेटर देन U2। ये तो टक्कर का शर्त है बालक। ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमेशा U1 क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए U2 से, तब ना टक्कर होगा, नहीं तो टक्कर ही नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो आपने बोला कि सर एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, U1 और U2, और टक्कर के बाद ये दोनों जो है एक ही वेग से चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर V1 बराबर V2 बराबर कितना हो गया है? V। ये टक्कर के पहले का डायग्राम है, इसको हम बोलेंगे बिफोर कॉलिजन। मतलब ये जो आप बनाए हैं इसको कहा जाएगा बिफोर कॉलिजन, और ये जो सिनेरियो है, दृश्य जो है, इसको बोलेंगे आफ्टर कॉलिजन। तो टक्कर कहाँ हुआ? तो बीच में कहीं हुआ होगा। डायग्राम बना लीजिए। अभी चाहूँ लगा बनेगा, सब तो ही बना लेगा। देखिए बीच वाले का यूज नहीं है, ठीक है, तो समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं। इससे पहले भी हम बनाए हैं, तो बीच वाले का क्या यूज किए हैं? हम टक्कर के पहले लेते हैं, टक्कर के बाद। हो गया बालक। तो आज का क्लास यहीं पे विराम देंगे, बाकी अगले क्लास में किया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डेरिवेशन वाला है, और अगला क्लास कल ही होगा। ठीक है, कल संडे है ना जी।
तो कल ही होगा, बंद कर दो, बिल्कुल।